हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है अपने इस चैनल पे जिसका नाम है अभी स्मार्ट क्लासेस। तो आपको जैसा कि पता है, आपके इस चैनल अभी स्मार्ट क्लासेस पर निरंतर लगातार वीडियोस आ रही हैं और जॉब से रिलेटेड हो चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आगे इन फ्यूचर में कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड भी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। पर अभी के लिए जो फोकस है वो हमारा फोकस है 10th क्लास पर। और 10th क्लास का हमने जैसा कि इकोनॉमिक्स जो चैप्टर फर्स्ट था उसको हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया, और इस चैप्टर का भी हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप लोग जाकर चेक कर लीजिएगा। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देखेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि जब भी आप लोग कोई भी वीडियो देखते हो ना, तो उसको पूरा देखा करो। क्योंकि क्या होता है, यदि हम लोग हाफ देखते हैं तो क्या होता है, हाफ देखने की वजह से जो हमारा मेन पोर्शन रहता है वो छूट जाता है कई बार। और कई बार हम लोग को पता नहीं लगता है कि हमें मतलब कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए आप लोग इस पूरे वीडियो को फुल देखो। ठीक है, मानता हूँ मैं थोड़ा बड़ा बड़ा वीडियो होता है, आधा घंटे का होता है, पर आधे घंटे में यदि हमें नॉलेज मिल रहा है तो इसका मतलब हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, राइट। तो आओ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था, पार्ट 2 कंप्लीट किया था। एक तुरंत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ। फर्स्ट फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर पार्ट 1 में पढ़ा था हम लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका हमने मीनिंग जाना था। नेशनलिज्म का क्या मीनिंग होता है? फीलिंग ऑफ लव, यानी कह सकते हो देशभक्ति। ठीक है, देशभक्ति की भावना को हम लोग क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। इसके बाद हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था जिसमें एक पेंटर था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो, और उसने क्या किया था, उसने एक वर्ल्ड का इमेजिन किया था कि जो कि पूरा डेमोक्रेटिक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे हम लोगों ने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब होती है? 1789, जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो। और अभी 10th क्लास में भी मैंने आपको पार्ट 1 में अच्छे से समझाया था, आप लोग देख लेना उसको जाकर। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हम लोगों ने देखा था कि नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का राजा बनता है। उसके बाद नेपोलियन जो होता है वो बहुत सारे रिफॉर्मेशंस लाता है, बहुत सारे सुधार करता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड। अक्सर इस एग्जाम में 3 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। 3 मार्क्स का सीबीएसई का रूल है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है इस टॉपिक पर। तो इसको बहुत अच्छे से रट के चले जाना, बहुत अच्छे से समझ के जाना। ठीक है, रट के तो मत जाना, समझ के जाना। ठीक है, आगे हम लोगों ने पढ़ा कि जब जो बहुत सारे रिफॉर्मेशंस हुए तो उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन के एम्बिशन की वजह से नेपोलियन ने दूसरी कंट्री को कॉन्कर करना स्टार्ट किया, दूसरी कंट्री को आक्रमण करना स्टार्ट किया, उसको जीतना स्टार्ट किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया और हंगरी, 4 कंट्री थी, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया और हंगरी, इन चारों ने मिलकर क्या किया, वॉर ऑफ वाटरलू लड़ा। किसके अगेंस्ट में? नेपोलियन के अगेंस्ट में। और इसमें हार किसकी हुई? नेपोलियन की। और उसकी हार की वजह से क्या होता है, उसकी हार की वजह से ट्रीटी होती है जिसे कहते हैं हम लोग कांग्रेस ऑफ वियना। वियना में ट्रीटी हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा कांग्रेस ऑफ वियना। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या डिसाइड किया गया? बर्बन डायनेस्टी को दोबारा से लाया गया, मतलब दोबारा से मोनार्की सिस्टम बना, बर्बन डायनेस्टी आया। दूसरा, नीदरलैंड जो किंगडम था वो क्या है, फ्रांस के साउथ में गया, फ्रांस के नॉर्थ में नीदरलैंड गया, साउथ में पिडमेंट गया। तो इसके बाद पर्शिया को भी कुछ नए टेरिटरीज मिली, और रशिया को पोलैंड दे दिया गया, और पर्शिया को सैक्सोनी दे दिया गया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। आगे हम लोगों ने वर्ड में देखा, देखो फ्रांस में नॉर्थ में क्या है, नीदरलैंड, और फ्रांस के साउथ में क्या है, पिडमेंट। ठीक है, अब आगे इसके बाद हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, इसमें हम लोगों ने देखा था कि जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जो क्या था वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होने की वजह से क्या था, वहाँ पे अलग अलग राजा लोग रूल किया करते थे, अलग अलग मोनार्की सिस्टम था वहाँ पर। तो उसको एबोलाइज करने के लिए वहाँ पर जो है आपके रेवोल्यूशंस होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद कुछ नए वर्ड्स के बारे में हम लोग को जाना था कि एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या होता है, ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप। यूटोपियन, एक ऐसे वर्ल्ड की कल्पना करना जो कि असली में है ही नहीं। प्लेबिसाइट, राइट टू वोट। इसके बाद पार्ट 2 में हमने देखा था एरिस्टोक्रेसी के बारे में कि एरिस्टोक्रेसी कौन थी। एरिस्टोक्रेसी एक ऐसे लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंच बोला करते थे, और ये लोग एक दूसरे के साथ रिलेटिव थे। कैसे? कोई तो शादी करके रिलेशन रखता था, और कोई कल्चरली एक दूसरे के कल्चर में इक्वल था, लैंग्वेजेस में इक्वल था। ठीक है, पर ये लोग क्या थे, माइनॉरिटी होने के बावजूद भी ये लोग क्या थे, पावरफुल थे। क्यों? क्योंकि ये लोग फ्रेंच बोला करते थे। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ा था। लिबरलिज्म का मीनिंग मैंने बताया था क्या होता है, फ्रीडम। लीबर मीन्स क्या होता है, फ्रीडम। और ये लोग क्या बिलीव करते थे, ये लोग बिलीव करते थे कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ मिलना चाहिए। और इकोनॉमिक स्फीयर में ये लोग बिलीव करते थे कि जो भी ट्रेड बैरियर्स लाइक टैक्सेस वगैरह वो क्या होनी चाहिए, वो हट जानी चाहिए। उसके बाद जोल्वेरियन के बारे में पढ़ा कि इस टैक्सेस को हटाने के लिए,
इस टैक्सेस को हटाने की डिमांड को ध्यान में रखते हुए एक कस्टम यूनियन बनाया गया 1834 में, जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन। ठीक है, जिसका क्या नाम था? ज़ोल्वेरिन। और ये किसका इनिशिएटिव, किसका आइडिया था? ये आइडिया था पर्शिया का। ठीक है, और इस यूनियन ने काम क्या किया? टैरिफ बैरियर्स को हटाया, मतलब टैक्सेस को हटाया। और इसके अलावा जो यूरोप की करेंसी थी, जो उस टाइम पर 30 चलती थी, उसको घटा कितना कर दिया? केवल 2। यानी कि अब से यूरोप कितनी करेंसी चलेगी? केवल 2 करेंसी चलेगी। ठीक है, इसके बाद कंजर्वेटिज्म भी हमने पढ़ लिया था। कंजर्वेटिज्म पहले तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बट उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम 1815 में कंजर्वेटिव्स क्या हो गए? ऑटोक्रेटिक बन गए, जो कि जो 1815 की कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी, उसके जितने भी रूल्स वगैरह थे, उसको क्या किया? वो लोग मानने लग गए, और वो लोग बोलने लगे कि जो राजा बना है वो बिल्कुल सही है, मोनार्की सिस्टम बिल्कुल ठीक है, सबसे बेकार तो डेमोक्रेसी है। और उसने क्या किया? न्यूज़पेपर्स के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया कि भाई न्यूज़पेपर जो है वो केवल लिमिटेड चीज़ ही टाइप कर सकते हैं, लिमिटेड चीज़ें छाप सकते हैं, जिसकी परमिशन कौन दे रहा है? जिसकी परमिशन गवर्नमेंट देता है। आगे देखो, रेवोल्यूशनरी भी हमने देखा था कि एक रेवोल्यूशनरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो किसके बारे में पढ़ा था? जोसेफ मैजनी के बारे में। जोसेफ मैजनी कहाँ का था? इटली का था। ठीक है, कब बर्न होता है? 1807 में इसका बर्थ होता है। ठीक है, और जैसे उसका बर्थ होता है उसके 12 से 13 साल के बाद क्या होता है? वो एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, इसका नाम क्या था? कार्बोनरी। ठीक है, कार्बोनरी। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद कार्बोनरी को ज्वाइन करने के बाद उसने क्या किया? 2 अंडरग्राउंड अपनी 2 सोसाइटीज अलग से बनाई, जिसका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप। 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाता है अपने, जिसका नाम क्या था? यंग इटली, यंग यूरोप। यंग इटली कहाँ पे थी? मर्साइल्स में। और यंग यूरोप कहाँ पे था? बर्नी में। ठीक है, और वो किस पे बिलीव करता था? यूनिफिकेशन ऑफ इटली पे। यानी कि अल्टीमेट जो जोसेफ मैजनी था, उसका क्या था? उसका एम क्या था? यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और उसके लिए क्या किया? यंग इटली और यंग यूरोप को स्टेबलाइज किया। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था लास्ट द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 एंड 1848। तो हम लोगों ने देखा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट वीडियो में बता दिया था आपको कि जब कभी भी यूरोप में रेवोल्यूशन होता है, कोई भी क्रांति होती है, तो सबसे पहली क्रांति कहाँ पे होती है? फ्रांस। मतलब फ्रांस से ही स्टार्ट होती है, और फ्रांस से मोटिवेट होकर धीरे धीरे लोग क्रांति करना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि 1815 में जब ट्रीटी ऑफ वियना हो गई, कांग्रेस ऑफ वियना हो गई, और उसकी वजह से फ्रांस में कौन सा रूल स्टेबलाइज हो गया? मोनार्की, राजा वाला। ठीक है, तो 1830 में क्या होता है? 1830 में वहाँ के फ्रांस के लोग रिवॉल्ट करते हैं और बोलते हैं कि बहुत राजा रानी का खेल हो गया, अब इस खेल को ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पर एक नई गवर्नमेंट स्टेबलाइज होगी, जो कि क्या होगी? डेमोक्रेटिक होगी। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद इसके अलावा हम लोगों ने ग्रीक वॉर के बारे में भी पढ़ा था कि ग्रीक के ऊपर कौन रूल कर रहा था? ऑटोमन कंट्री। कौन रूल कर रहा था? ऑटोमन। ठीक है, ऑटोमन कंट्री रूल कर रही थी, और बेसिकली जो ऑटोमन रूलर्स थे वो क्या थे? मुस्लिम रूलर्स थे, और जो कि ग्रीक लोगों को पसंद नहीं थे। तो ग्रीक लोगों ने बोला कि हमें हमें किसी का रूल नहीं चाहिए, हम क्या चाहते हैं? हम अपने एक इंडिपेंडेंट चाहते हैं। ठीक है, 1821 में उन्होंने ये डिमांड रखी, और 1832 में एक ट्रीटी होती है, इसका नाम रखा गया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटपोल। ये कॉन्स्टेंटपोल एक सिटी का नाम है जो कि इटली में थी। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटपोल 1832 में हुई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया? इसके अकॉर्डिंग ग्रीक्स को इंडिपेंडेंस दे दिया गया। ये अक्सर क्वेश्चन ही पूछते हैं कि द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो क्या हुआ? 1821 में स्टार्ट होती है, 1832 में ख़त्म होती है। किस ट्रीटी के साथ? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटपोल के साथ। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। रोमांटिसिज्म भी हम लोगों ने देख लिया था। रोमांटिसिज्म बेसिकली क्या थे? वॉर पे बिलीव नहीं करते थे। किस पे बिलीव करते थे फिर? लव पर। वो लोग बोलते थे कि हम लोग किताबी ज्ञान से, नॉलेज देकर, लोगों को समझा बुझा कर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग रेवोल्यूशन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम लोग केवल और केवल मतलब केवल और केवल हम लोग लड़ाई लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम लोगों ने पार्ट 2 खत्म कर लिया था। अब पार्ट 3 पे आते हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप। देखो क्या होता है, सबसे पहले इस टर्म को समझो, इकोनॉमिक हार्डशिप क्या होता है। फर्स्ट, इकोनॉमिक मीन्स पैसा। इकोनॉमिक्स से पढ़ा है ना, इकोनॉमिक्स में किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? पैसे के बारे में। ठीक है, मनी रिलेटेड इश्यूज, इकोनॉमिक। और हार्डशिप मीन्स डिप्रेशन मीन्स, अगर हिंदी में, अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो मंदी, आर्थिक मंदी। ठीक है, मतलब ऐसी सिचुएशन, किसी कंट्री में ऐसी सिचुएशन जब लोगों को उनके लायक जॉब नहीं मिल पाती, लोगों मतलब ऐसे समझो कि कंट्री में बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाती है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक हार्डशिप कहते हैं। तो बेसिकली यूरोप में 2 बार इकोनॉमिक हार्डशिप आता है, मतलब आर्थिक मंदी 2 बार आती है। एक तो आती है 1830 में और एक आती है 1848 में। अच्छा, सबसे पहले 1830 की अगर बात करें तो द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो यूरोप के लोग होते हैं वो क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गरीबी से परेशान हो जाते हैं। लगभग कह सकते हो कि भूखमरी की हालत आ जाती है वहाँ पर। लोग खाने के लिए तरस जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, और
यहाँ तक कि जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने के साथ ही क्या होता है, वहाँ पर जो जॉब्स वगैरह थी वो लोगों को मिलती नहीं है। और एक तरफ तो जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही लोगों को, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो लगातार बढ़ती जा रही थी। ठीक है, जो पॉपुलेशन थी कंट्री की वो लगातार बढ़ती जा रही थी। कैसे, जैसे कि देखो क्या हुआ कि जैसे कि आपको पता है कि इस 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में धीरे धीरे छोटी छोटी इंडस्ट्री स्टेबलाइज होने लग गई। अब धीरे धीरे छोटी छोटी जो इंडस्ट्री स्टेबलाइज हो रही थी उसकी वजह से क्या हुआ, और ये बेसिकली कहाँ पे हो रही थी, सिटीज़ में। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो छोटी छोटी कंट्रीज छोटी छोटी जो इंडस्ट्री स्टेबलाइज हो रही थी उसकी वजह से लोग क्या करने लगे, लोग गाँवों को छोड़कर सिटी की तरफ माइग्रेट होने लग गए, सिटी की तरफ आने लग गए। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो सिटी की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। तो लार्ज पॉपुलेशन इन यूरोप, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो कंडीशन थी और ज़्यादा पुअर हो गई। तो ऐसा ही क्या हुआ, ऐसा ही 1848 में भी यही सेम कंडीशन आती है। ठीक है, 1830 तो चलो जैसा समझ गए, पर 1848 में भी ऐसी कंडीशन आती है। जो जो लोग थे उनको क्या होता है, उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा था, जिसको हम लोग कहते हैं फूड शॉर्टेज। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो गई थी। तो ऐसी कंडीशन में एक कंट्री थी जिसका नाम था पेरिस। क्या नाम था, पेरिस। ठीक है, अभी भी है पेरिस। तो क्या होता है, जब लोग देखते हैं पेरिस के लोगों के मन में एक बार ये चीज़ आई कि यार पेरिस का हमारा एक अपना राजा है। ठीक है, पेरिस का अपना एक राजा है। अब राजे के पास तो ये पावर है ना कि वो कुछ इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे चेंजेस कर सकता है जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही है उसको कंट्रोल किया जा सके, लोगों को कम से कम एटलीस्ट खाने पीने को तो कुछ मिल सके। पर उसके अलावा राजा जो था वो क्या था, वो अपने शान शौकत में जी रहा था, उससे कोई मतलब ही नहीं था पब्लिक से। तो इसके चलते जो वहाँ के लोग थे, पेरिस के लोग थे, उन्होंने क्या किया, पेरिस के लोगों ने एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी बैरिकेड्स होते हैं, लाइक आपको देखा होगा ना, अपने पुलिस वगैरह जो क्या रखती है, पुलिस वगैरह यहाँ पर अपने ऐसे गाड़ियों को रोकने के लिए लगाती है ऐसे बोर्ड्स वगैरह लगाती है ना, ऐसे कई बार उसको बैरिकेड्स कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली, हाँ, जो पेरिस के लोग थे, पेरिस के लोगों ने क्या किया, वो बैरिकेड्स तोड़ दिए और जो राजा का पैलेस था उसमें घुस गए वहाँ पर, और उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर रेवोल्यूशन अपना स्टार्ट करा दिया। और जो राजा था, राजा को बोला कि हम लोग यहाँ से तभी जाएंगे, आपके पैलेस से तभी जाएंगे जब आप एक नेशनल असेंबली ऑर्गेनाइज करोगे। क्या ऑर्गेनाइज करोगे, नेशनल असेंबली। और ये नेशनल असेंबली क्यों ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, ये जो पेरिस के लोग थे नेशनल असेंबली इसलिए ऑर्गेनाइज करना चाहते थे बिकॉज वो लोग चाहते थे कि अब बहुत राजा रानी का खेल हो गया, अब राजा रानी नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें गवर्नमेंट चाहिए और यहाँ पर डेमोक्रेसी स्टेबलाइज होनी चाहिए। तो फाइनली वहाँ पर नेशनल असेंबली का ऑर्गेनाइजेशन होता है और वहाँ पे जो है नए राजा बनकर उभर कर सामने आते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था दो लोगों के बारे में, लिबरल, कंजर्वेटिज्म। लिबरल मीन्स क्या था, फ्रीडम। तो बेसिक सी बात है, वो लोग फ्रीडम के लिए करते थे। तो 1830 के बाद अब देखो यहाँ भी कहानी रेवोल्यूशन की बात आ गई ना, तो किससे स्टार्टिंग, फ्रांस से। रेवोल्यूशन आ गया मतलब क्या, फ्रांस। तो क्या होता है बेसिकली, फरवरी 1848 में फरवरी 1848 में 1830 में क्या होता है, 1830 में हालांकि वो फ्रांस के लोग अपनी मांग रखते हैं कि भाई जो ट्रीटी ऑफ वियना है उसको एबोलाइश किया जाए, उसको खत्म किया जाए, पर वहाँ पे उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो 1848 में फिर से ये लोग जगते हैं फ्रांस के लोग और बोलते हैं कि क्या, कि इस राजा को हटाओ, इस राजा को हटाओ। 1848 में जो फ्रांस के लोग थे, ठीक है, जो फ्रांस के, सपोज ये फ्रांस के बहुत कुछ लोग हैं, ठीक है, और ये एक राजा है, इससे क्या बोला, इसने बोला कि भाई इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको खत्म करो, इस राजा को खत्म करो, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर डेमोक्रेसी चाहिए। तो फाइनली वहाँ पे 1848 में जो फ्रांस के लोग थे, राजा ने बोला कि ठीक है, मैं हार मानता हूँ, तुम क्या करो, तुम यहाँ की जो है यहाँ के पावर संभालो और यहाँ पर डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करो, ठीक है। और उसके बाद 1848 में ये तो हो गया फ्रांस में। अब फ्रांस से मोटिवेट होकर जो यूरोप की अदर कंट्रीज थी, वो उसने भी क्या सोचा, सोचा कि यार ये तो बढ़िया है, देखो फ्रांस ने कितनी लंबी रेवोल्यूशन की, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहाँ डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हो गई, तो क्यों ना हम भी अपनी कंट्री में रेवोल्यूशन करके डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज करें। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए 18 मई 1848, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो यहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था, मिडिल क्लास का। किसका,
मिडिल क्लास का। तो अब जो भी रेवोल्यूशंस होंगे ना वहाँ पे किसका रोल होगा, मिडिल क्लास का, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो है रेवोल्यूशन होता है किसके किसके हेल्प से, मिडिल क्लास के हेल्प से फ्रांस में। अब उसके बाद फाइनली क्या होता है, वहाँ पर जर्मन में 18 मई 1848 को जर्मन में सब लोग इकट्ठा होकर फ्रैंकफर्ट में आए। एक जगह था जिसका नाम क्या था, फ्रैंकफर्ट, और फ्रैंकफर्ट में एक पार्लियामेंट था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, उस जगह के नाम पर ही रख दिया गया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है। तो क्या होता है, जर्मन में सब लोग इकट्ठा होकर फ्रैंकफर्ट में आए और जर्मन नेशनल असेंबली बनाने के लिए सब लोगों ने क्या किया, डिमांड रखा कि एक नेशनल असेंबली बनाई जानी चाहिए जिसका नाम क्या होगा, जर्मन। तो जो वहाँ की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी उसने इस चीज़ को मान लिया, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और ये बोला गया कि हाँ देखो आगे नेक्स्ट है, तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और बोला कि जो भी मोनार्की होगा वो क्या है, वो पार्लियामेंट की मर्जी से चलेगा। मतलब जो राजा वगैरह हैं वो तो रहेंगे, पर वो अपनी मर्जी से कोई भी रूल नहीं चला सकते, उसके लिए क्या है, उसके लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेनी जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने क्या डिक्लेयर किया कि भाई जो यहाँ का राजा है ना उसको पार्लियामेंट की मर्जी से ही चलेंगे। बट होता ही क्या है पता है, वहाँ पे एक राजा था, एक कंट्री थी जिसका नाम था पर्शिया। फ्रांस रेवोल्यूशन सुना होगा आपने, पर्शिया कंट्री। पर्शिया का एक राजा था जिसका नाम था फ्रेडरिक फ्रेडरिक विलियम फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ठीक है। फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ये कहाँ का, पर्शिया का राजा था ये। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि ना, आप लोगों को मानना है तो मानो, आप लोगों को मानना है तो मानो, पर हम तो नहीं मानने वाले। हम तो क्या करेंगे, हम तो रेवोल्यूशन करेंगे। और इन्होंने बोला कि मैं तो अपनी मनमानी चलाऊंगा, इसीलिए क्या है, इसीलिए इसीलिए मैं अपना एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाता हूँ, इस कॉन्स्टिट्यूशन को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। और पर्शिया के फिर क्या हुआ, पर्शिया को जो राजा था किंग फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने जितनी भी ट्रूप्स वगैरह था, जितनी भी सेना की टुकड़ी थी, उस सब को लेकर जो वहाँ का पार्लियामेंट था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, उसको अटैक किया उसके ऊपर। और जो लिबरल लोग चाहते थे कि यहाँ पर रेवोल्यूशन हो, वो रेवोल्यूशन नहीं हो पाया। तो अब आगे की कहानी हम लोग आगे देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो अब आगे की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी था वो कैसे हुआ। देखो बेसिकली क्या होता है, जिस टाइम पर किंग था आपका कौन, किंग विलियम फोर्थ, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो राजा था पर्शिया का। अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पावर बढ़ाकर जो पूरा जर्मनी है उसको अपने अंडर में ले लूँ। अब पूरे जर्मनी को हम अंडर में लेने के लिए क्या है, पहले तो जर्मनी को यूनिफाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए उसने हेल्प ली, किसकी हेल्प ली, अपने सीएम की। किसकी, सीएम की, सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर, हाँ चीफ मिनिस्टर की हेल्प ली। भाई वो क्या चाहता था, फ्रेडरिक विलियम चाहता था कि अब बहुत हो गया, बहुत लड़ाई हो गई, बहुत प्रोटेस्ट हो गया, अब एक काम करते हैं ना, पूरी जर्मनी को ही मैं अपने अंडर में लूँ। और अंडर में लेने के लिए उसने क्या किया, उसने बोला कि पहले यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जरूरी है। तो उसके लिए उसने किसकी हेल्प ली, सीएम की हेल्प ली। तो उस टाइम पर जो फ्रेडरिक विलियम था उसका सीएम कौन था, ऑटोवन बिस्मार्क। कौन था, ऑटोवन बिस्मार्क। इसी को बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये क्वेश्चन अक्सर आता है 1 मार्क्स में, क्वेश्चन आया भी हुआ है ना, कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो आंसर होगा ऑटोवन बिस्मार्क। ऑटोमन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी। तो उसने क्या किया, उसने पर्शियन आर्मी की हेल्प से जर्मनी को क्या किया, जर्मनी को यूनिफाइड करने का हेल्प किया, ठीक है। और बेसिकली जो सीएम था ऑटोमन बिस्मार्क, वो क्या था, वो बहुत ही बहादुर इंसान था, ठीक है। और बहुत बहादुर इंसान इसलिए था क्योंकि उसने क्या किया, उसने कई बार जो राज्य जब भी संकट में होता था, कई बार जर्मनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आई, तो ऑटोमन बिस्मार्क ने क्या किया था, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, ठीक है। और फाइनली जनवरी 1877 में जो जर्मनी होती है वो क्या होती है, यूनिफाइड होती है। और वहाँ पे राजा कौन बनता है, किंग विलियम फर्स्ट, ठीक है। किंग विलियम फर्स्ट, वहाँ का राजा कौन बनता है, किंग विलियम फर्स्ट, ठीक है। वहाँ का राजा बनता है किंग विलियम फर्स्ट। और बेसिकली वहाँ पर, और ये जो किंग की सेरेमनी थी, मतलब राजा को राजा बनाने के राज तिलक वगैरह कहाँ पे किया गया, वर्साइल में,
ठीक है। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, जनवरी 1871 में डायरेक्ट फाइनली यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है, किसके हेल्प से, ऑटो वन बिस्मार्क की हेल्प से। उसने किसकी हेल्प ली, पर्शियन आर्मी की। ऑटो वन बिस्मार्क कौन था, वो सीएम था, किसका सीएम था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ का। और बेसिकली द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट। तो अब इसने एक चीज़ तो दिखा दिया, क्या दिखाया, इसने दिखा दिया कि भाई जिसके भी टीम में ये पर्शिया रहेगी ना, वो तो जीतनी है। क्यों, पहले तो फ्रांस बहादुर था, फ्रांस मतलब वो था बाहुबली, अब कौन बाहुबली निकला, अब पर्शिया बाहुबली निकला। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। अब जर्मनी के बाद सेकंड नंबर आता है इटली का। ठीक है, जर्मनी के बाद सेकंड नंबर आता है इटली का, इटली के बाद थर्ड नंबर आएगा ब्रिटेन का। देखो क्या होता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बेसिकली इटली जो था वो पहले क्या था, पहले 7 स्टेट्स में डिवाइड था। कितने स्टेट्स में, 7 स्टेट्स। इसको एक समझना, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। देखो इटली हो गया ये, सॉरी एक मिनट ना, हाँ ये हो गया इटली। अब इटली क्या है, 7 स्टेट्स में डिवाइड है। ठीक है, जो इसका नॉर्थ पोर्शन था, कौन सा, नॉर्थ पोर्शन, जो इसका नॉर्थ पोर्शन था वो क्या था, जो नॉर्थ पोर्शन था वो तो डोमिनेंट था किसका, वहाँ पे रूल कौन करता है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लोग रूल करते थे। कौन रूल करते थे, ऑस्ट्रेलिया के लोग। जो नॉर्थ पार्ट था इटली का, वहाँ पे कौन रूल करते थे, ऑस्ट्रेलिया के लोग। ठीक है, और उसके बाद यदि बात करें हम लोग साउथ पार्ट की, साउथ पार्ट की, तो साउथ पार्ट पे कौन रूल करता था, साउथ पार्ट पे स्पेन का जो रूलर था, स्पेन का, वो भी कौन सी डायनेस्टी का था, बर्बन डायनेस्टी का। ठीक है, स्पेन का जो रूलर था वो रूल क्या करता था, साउथ पर। और यदि बात करें सेंट्रल पार्ट पर, तो सेंट्रल पार्ट पे जो जो सेंट्रल पार्ट था उस पर किसका रूल था, वहाँ पे जो चर्च के पॉप वगैरह थे वो रूल किया करते थे। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो इटली है, इटली क्या है, हाँ इटली क्या है, इटली बेसिकली आपके अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। और इटली का एक छोटा सा पार्ट था जिसको हम लोगों ने यहाँ पर मैप में, देखो वर्ल्ड के मैप में, ठीक है, यहाँ वर्ल्ड का मैप में हम लोगों ने देखा था इटली का जो एक छोटा सा पार्ट था, ये वाला सेडिमेंट और पार्ट पिडामेंट, ये एक छोटा सा पार्ट बस केवल इटली के पास था। बाकी जो भी पार्ट थे इटली का, जो नॉर्थ साउथ पार्ट, वो क्या था, वो बेसिकली आपके अलग अलग स्टेट्स द्वारा रूल किया जाता था। ठीक है, सो अब इसके बाद तो मैंने बताया इटली, इटली आपके 8 स्टेट में डिवाइड था। अब इसके बाद क्या होता है, बेसिकली इटली का जो राजा होता है, ठीक है, इटली का जो राजा था, मतलब इटली का राजा कहाँ पे रूल कर रहा है, इटली कुछ पार्ट में रूल कर रहा है। उसका राजा था विक्टर किंग विक्टर इमैनुअल, किंग विक्टर इमैनुअल फोर्थ। ठीक है, किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड वहाँ का लीडर था। और इसका चीफ मिनिस्टर कौन था, इटली का किंग था किंग विक्टर इमैनुअल, और इसका सीएम कौन था, सीएम था कैवूर। कौन था, काउंट कैवूर जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, कैवूर था। तो कैंट क्या था, कैंट कैवूर बहुत ज़्यादा बहादुर इंसान था। कैसे, जो काउंट कैवूर था उसने 1859 में, देखो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, बहुत इंपॉर्टेंट सुनना। तो पहला प्रोसेस यही है, 1859 में जो काउंट कैवूर था उसने क्या किया, उसने फ्रांस कंट्री जो थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी उस टाइम पर, फ्रांस की हेल्प लेकर उसने क्या किया, उसने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। किसको हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। और ऑस्ट्रेलिया को हराने के साथ में जो नॉर्दर्न इटली का जो नॉर्दर्न पार्ट था वो किसके अंडर में आ गया, इटली के अंडर में आ गया। तो एक प्रोसेस तो पूरा हो गया। फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, जो इटली का नॉर्थ पार्ट था वो 1859 में इटली के अंडर में आ चुका है। अब देखो, अब उसके बाद सेकंड प्रोसेस आता है 1861, 2 साल बाद। 1861 में क्या हुआ, 1861 में जो वहाँ काउंट कैवूर था उसकी हेल्प से जो विक्टर एमेनुअल सेकंड था उसने क्या किया, उसने स्पेन के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, जो साउदर्न पार्ट था इटली का उसके ऊपर अटैक कर दिया, और वहाँ का जो स्पेनिश रूलर था उसको क्या कर दिया, वहाँ से एबोलाइश कर दिया। तो अब 2 पार्ट, नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश हेल्प, सॉरी, इसके बाद जो स्पेनिश रूलर था वो रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आपका हम लोग देखते हैं चीफ मिनिस्टर काउंट कैवूर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन ऑफ इटली वाज नाइदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेटिक। वो ना तो रेवोल्यूशनरी था ना तो डेमोक्रेटिक था। उसने क्या किया, उसने सेना के भांति, सैनिक के भांति लड़ा। ना तो कोई वो ये चाहता था कि डेमोक्रेसी आए, ना तो वो कोई क्रांतिकारी था। उसने तो केवल अपने राज्य के लिए लड़ाई की। ठीक है, और बेसिकली उसके बाद आफ्टर सम टाइम क्या होता है, आफ्टर सम टाइम एक और
जो मेन इंपॉर्टेंट पर्सन था, इंपॉर्टेंट लीडर था, जिसका नाम था जोसेफ गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी से याद कर सकते हो, गैरिबाल्डी है ना, उससे याद कर सकते हो। जोसेफ गैरिबाल्डी ने क्या किया, काउंट कैवर को ज्वाइन किया। उसने बोला कि भाई क्या कर रहे हो, तो काउंट कैवर ने बोला कि मैं यूनिफाइड कर रहा हूँ इटली को एकजुट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो गैरिबाल्डी बोलते ठीक है भाई, मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ, हम दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। तो बेसिकली जोसेफ गैरिबाल्डी ज्वाइन द मूवमेंट। और फाइनली 1861 में क्या हुआ, 1861 में जो इटली था, इटली का एक नया राजा बना, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था विक्टर एमेनुअल सेकेंड। यहाँ तक होप सो समझ में आ गया होगा। अब चलो अब आगे देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, इससे पहले हम लोगों ने इटली का बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और अपने बात करते हैं इटली के अलावा जर्मनी के बारे में पढ़ लिया था। हाँ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ लिया था। इसको ध्यान सुनना है ना, हो सके तो वीडियो को 1-2 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, अब देखो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की अगर बात करें तो आप लोग खुद सोचो, ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री है जिसने कई सालों तक वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज के ऊपर रूल किया। तो हम लोग देखते हैं कि वो पहले तो ऐसी कंडीशन उसकी थी ही नहीं बिल्कुल भी, ब्रिटेन खुद यूनिफाइड था ही नहीं। और ब्रिटेन बेसिकली यहाँ पे कितने 4 पार्ट में डिवाइड था, इंग्लिश पर्सन, वेल्स, स्कॉट और आयरिश में, ठीक है। चार पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है 1707 में क्या हुआ, सॉरी पहले से ध्यान सुनो कि यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, उसमें क्या हुआ, उसमें 1688 में ब्रिटेन में एक पार्लियामेंट बनती है, ठीक है। 1688 में ब्रिटेन में एक पार्लियामेंट बनी, जिसने 1707 में एक एक्ट लाया। क्या लाया, 1707 में एक एक्ट लाया जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। क्या नाम था, एक्ट ऑफ यूनियन। ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के लोगों के बीच में किया गया, ठीक है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के लोगों के बीच में 1707 में एक एक्ट किया गया, जिसके अकॉर्डिंग स्कॉटलैंड को ब्रिटेन में मिला दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद अब मैंने बताया इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। तो वेल्स इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, तो वेल्स तो आप सोच सकते हो कि ऐसे मिला दिया गया, ठीक है। तो वेल्स मिल गया, स्कॉट मिल गया और इंग्लिश तो थे ही। अब लास्ट बचा आयरिश। अब आयरिश को कैसे मिलाया गया, तो बेसिकली आपको अगर मैं पहले आयरलैंड की कुछ हिस्ट्री बताता हूँ, ठीक है, ज्योग्राफिकल कंडीशन बताता हूँ। आयरलैंड जो था बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड था, ठीक है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में आयरलैंड डिवाइड था। एक था कैथोलिक, एक था प्रोटेस्टेंट, ठीक है। एक था कैथोलिक और एक था प्रोटेस्टेंट। ये क्या था, ये बेसिकली चर्च के लोग थे। चर्च लोग 2 पार्ट, जो ईसाई धर्म था वो 2 पार्ट में डिवाइड था, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, ठीक है। जो कैथोलिक लोग थे वो लोग क्या करते थे, चर्च के बहुत ज़्यादा कट्टर समर्थक थे। और प्रोटेस्टेंट लोग क्या चाहते थे, वो लोग थोड़ा लिबर्टी चाहते थे। तो बेसिकली जो आयरलैंड के लोग क्या चाहते थे कि जो कैथोलिक लोग हैं उन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, पर इंग्लैंड ने किसको सपोर्ट किया, इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट लोगों को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो आयरलैंड के लोग थे वो उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होने लग गए। जिसकी वजह से आयरलैंड के लोग नाराज़ होने लग गए। तो 1801 में, कब 1801 में क्या हुआ, 1801 में फाइनली जो ब्रिटिश के लोग थे, जो इंग्लैंड के लोग थे, उन्होंने क्या किया, आयरलैंड के ऊपर अटैक कर दिया और फाइनली इसको भी ब्रिटेन के अंदर मिला लिया गया, ठीक है। तो फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। पहला हमने टॉपिक क्या देखा, पहला टॉपिक देखा 1688 में क्या होता है, ब्रिटेन की एक पार्लियामेंट बनती है जिसमें एक एक्ट लाया जाता है और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला दिया गया। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या हुआ भाई, तीसरा पॉइंट ये हुआ कि जो आयरलैंड था, आयरलैंड में 2 पार्ट थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, जिसमें प्रोटेस्टेंट लोगों को किसने सपोर्ट किया, इंग्लिश लोगों ने सपोर्ट किया, इंग्लैंड के लोगों ने सपोर्ट किया। तो फाइनली वहाँ पर 1801 में अटैक होता है, जिसकी वजह से यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी जो है कल जो है इसका 4th पार्ट आएगा और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं फ्रेंड्स आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अब ध्यान सुनना इस चीज़ को, ठीक है। ये मेरी रिक्वेस्ट समझो, आप कुछ भी समझो। देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, ताकि जितने भी लोग हैं, भले ही वो 10th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनको इसमें हेल्प मिल सके। क्योंकि देखो, ये जो चैप्टर है वो चैप्टर केवल 10th क्लास के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो आपके है आपके बेसिक के लिए काम करता है, आपके जीके में भी ये काम आता है। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं ना जीके में, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब कभी भी आप वीडियो देखते हो तो वीडियो पूरा देखा करो। क्योंकि यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो क्या होगा, वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो फिर आपके जो पॉइंट्स है वो मेन पॉइंट्स है वही छूट जाएंगे। तो फिर क्या मतलब रहा फिर वीडियो देखने का। एक बार पूरा वीडियो देखो, फिर उसको एनसीईआरटी से गो थ्रू करो, देखना आपका टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए
मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी स्मार्ट क्लास हमेशा आपके साथ में है और आपके साथ हमेशा रहेगा। आगे चलकर फ्यूचर में इसके लिए कंपटीशन एग्जाम की क्लासेस भी आने वाली हैं और आपको व्हाइट बोर्ड से भी पढ़ाया जाएगा। बहुत कुछ है आगे, इस चैनल में बहुत कुछ है आगे, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। Thank you so much. Subscribe this channel, hit the bell icon, and congratulations to all of you that we have crossed the 100 subscribers. हम लोग 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। शेयर द चैनल, हिट लाइक, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप फ्री होकर पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कभी भी कोई भी दिक्कत हो, सीधा कमेंट सेक्शन में जाओ और पूछ लो। हर एक कमेंट पढ़ा जाता है यहाँ पर। ठीक है, और जिसने पार्ट 1 पार्ट टू नहीं देखा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।